हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूं। होपफुली आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन बहल और आज संडे को अपने स्पेशल सेशन को फटाफट से स्टार्ट करेंगे, द आर्ट ऑफ रीडिंग। पूरे वीक में आप मेरे साथ एडिटोरियल्स पढ़ते हो कम से कम 4 या 5 दिन। संडे की क्लास जो है ना, ये आपके एडिटोरियल का फ्यूल है। यानी अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी पढ़ना हो, समझना हो, मीनिंग निकालना हो, वोकैब को, ग्रामर को हैंडल करना हो, इस क्लास में मैथ्स के फॉर्मूलाज की तरह मैं आपको सिखाता हूँ। पूरा बेनिफिट लिया करो इसका। ऐसी काफ़ी क्लासेस ऑलरेडी संडेज़ को हो चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही जिन बच्चों को ज़रूरत है मॉक टेस्ट पासेस की, टेक्स्ट बुक की एंड ऑफ सीजन सेल अभी एक्टिवेटेड है। 351 रुपीज़ के मामूली से प्राइस पे 1 साल का पूरा प्रो पास आपको मिल जाएगा। 31 मार्च को नाइट में ये सेल डीएक्टिवेटेड हो जाएगी। 1 अप्रैल से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है मॉक टेस्ट पासेस की, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। एक ही सिंगल पास में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस सभी के 70-80 हज़ार मॉक टेस्ट आपको इस सेल में मिल जाएंगे। एक और यूनिक ट्रेंड आपसे शेयर करेंगे। इस साल के जो सीजीएल के टॉपर्स हैं ना, टॉप 20, उनमें से 13 के पास टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट पास था। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सीधे एग्जाम में पूछे गए। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पासिस के अंदर भी इस क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेल का बेनिफिट लेने के लिए जाएं कमेंट सेक्शन में, जो भी प्राइस आपको दिखाए आपको उस पर कूपन लगाना है YT10। जैसे इस कूपन को यूज़ करेंगे आपका प्राइस खटके हो जाएगा 352 रुपीज़। मेक श्योर टू यूज़ दिस कूपन YT10। पैसे को सेव करें। कमेंट सेक्शन में आपको सेल का लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, फर्स्ट सेंटेंस है। सभी सेंटेंसेस कॉम्प्लिकेटेड हैं, लंबे हैं, जानबूझ करके द हिंदू से लिए गए हैं, लेकिन अभी इसको ब्रेक करना है आपको मैथ्स के फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, और साथ ही हिडन एरर्स को आपको स्पॉट करना है। तो पहला काम तो ये करें, वीडियो को पॉज करके पहले इसको पढ़ें, देखें आप कितना मीनिंग इसका निकाल पाते हैं। चलो खुद से ट्राई देना। अब मैं पढ़ने लगा हूं आपके साथ, फिर आपको एरर्स देखना है। कह रहे जी, द वायलेंट रिएक्शन टू कॉमेडियन कुणाल कामराज सैटिरिकल रिमार्क्स अबाउट महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे आर नॉट merely a sign of rising intolerance but highlights how can such intolerance escalate beyond police cases into acts of vandalism and open intimidation। पढ़ने में बड़ा भयंकर सेंटेंस है ना। देखो, पढ़ के मीनिंग तो निकाल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस सेंटेंस को इन टुकड़ों में पढ़ पाओ। हर टुकड़ा कुछ कहता है, हर फ्रेज, हर क्लोज, हर सब्जेक्ट, हर वर्ब, उसकी कुछ कहानी है। तो कहानी और टुकड़ों के हिसाब से सेंटेंस को आपको प्रोसेस करना है। तरीका क्या है इसका? जैसे ही मैं ये पढ़ूं, जहां पे ये सेंटेंस खत्म हो, यानी जो फ्रेज खत्म हो, वहां पे एक छोटा सा पॉज दो। द वायलेंट रिएक्शन, एक वायलेंट रिएक्शन आई। वायलेंट यानी हिंसक, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। और किसके लिए आई भाई? यहीं पे रुक जाओ, टू लगा के बता दिया। ये आई कॉमेडियन कुणाल कामरा के ऐसे रिमार्क्स के लिए जो थे सैटिरिकल। सैटिरिकल यानी जिनमें सटायर हो। शायद आपको ये वर्ड ना पता हो। सटायर को बोलते हैं व्यंग्य, जिसमें आप हंसी खेल में कुछ क्रिटिकल बातें, सीरियस बातें कर जाते हैं, लेकिन आपका जो टोन होता है वो हंसी का होता है। तो सटायर एक नाउन से सैटिरिकल एडजेक्टिव बनाया हुआ है। कह रहे जो वायलेंट रिएक्शन आई ना, हिंसक प्रतिक्रिया आई कॉमेडियन कुणाल कामरा के ऐसे रिमार्क्स को लेकर के, या इनके ऐसे बयान को लेकर के जिसमें सटायर या व्यंग भरा हुआ था। अच्छा, व्यंग किसके बारे में भरा हुआ था? यहीं रुक जाओ, आगे बता रहे। ये भरा हुआ था बारे में महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है मिस्टर शिंदे। कह रहा है ये जो रिएक्शन है ना, जिसमें इस तरह के रिमार्क्स थे और इस आदमी के बारे में थे, ये रिएक्शन नॉट मेयरली, मेयरली को आप ओनली भी बोल सकते हैं और जस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन ना केवल नॉट मेयरली, नॉट ओनली या नॉट जस्ट, एक साइन था, एक निशान था। और किसका? बढ़ती हुई, राइज करती हुई इनटॉलरेंस का। इनटॉलरेंस आप समझते हैं, चीज़ों को टॉलरेट ना करना, सह ना पाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, इसको बोलते हैं इनटॉलरेंस। तो ये एक साइन था, ना केवल एक निशान था देश में बढ़ती हुई असहनशीलता का, बल्कि बट ये हाईलाइट भी करता था या रोशनी भी डालता था। कैसे? हाउ, कैसे। अब देखो, हाईलाइट किस चीज़ को किया? यहाँ एक ब्रेक दो, पॉज दो। हाईलाइट इस चीज़ को करता था कि कैसे कैसे ये छोटे छोटे इनटॉलरेंस जो हैं एस्केलेट हो सकते हैं या ऊपर आ सकते हैं, और किसके पार जा कर के? पुलिस केसेस के पार जा कर के। यानी इनटॉलरेंस के
वाक्यों पे पुलिस केसेस तो होते ही हैं, लेकिन ये उसके पार भी जा सकते हैं। और उसके पार कहाँ जाते हैं? ये चले जाते हैं पार ऐसे एक्ट्स में, ऐसे कृत्यों में जो है तोड़फोड़ के यानी वैंडलिज्म के, और ओपन तौर पे, खुले तौर पे धमकी देने के यानी कि इंटिमिडेशन के। एक बार पूरी माला, सारे मोती जो है सेंटेंस के फिर से पिरो रहा हूँ, मीनिंग निकालना सीख लो, 60% काम हो जाता है। फिर गलतियाँ पकड़ना तो बहुत आसान है। जो वॉयलेंट रिएक्शन आई, सामने किसके आई? कुणाल कामरा के सटायर भरे रिमार्क्स के सामने। और ये रिमार्क्स किस बारे में थे? महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर शिंदे के बारे में थे। कह रहा है ये रिएक्शन जो है ना केवल, ये दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ना केवल ये एक साइन है, एक निशान है बढ़ती हुई असहनशीलता का, इंटॉलरेंस का। अच्छा, साथ ही साथ क्या है? साथ ही साथ बट, ये बट और बट ऑल्सो एक ही बात है। जब नॉट मेरली, नॉट ओनली आ जाए तो बट के बाद में ऑल्सो मान लेते हैं, लिखा हुआ है। कह रहे हैं ना केवल ये एक साइन है बल्कि ये हाईलाइट भी करने वाली चीज़ है या रोशनी भी डालती है कि कैसे ये इनटॉलरेंस के या असहिष्णुता के केस एस्केलेट हो सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। और किसके पार? पुलिस केसेस के पार। और ऊपर कहाँ तक जाएंगे? ऐसे कृत्यों में, कारनामों में जो है वैंडलिज्म के यानी तोड़फोड़ के, और खुले तौर पे इंटिमिडेशन के, लोगों को डराने और धमकाने के। वैंडलिज्म होता है होलीगनिज्म, पब्लिक की प्रॉपर्टी को, सरकारी कारों को, बिल्डिंग्स को जला रहे हो, है ना, तोड़ फोड़ कर रहे हो, ये होता है वैंडलिज्म। पत्थर फेंक रहे हो, तो यहाँ तक भी मामला पहुँच सकता है। चलो, ये जंग अगर लड़ी है तो अब आगे का काम शुरू करें। आगे का काम है इसमें एरर्स को ढूंढना। तो कहाँ है एरर्स इसमें भाई? सबसे सिंपल वाली एरर अगर इस तरीके से आप प्रोसेस करें तो आपको दिखाई देगी रिएक्शन की वजह से। ये जो रिएक्शन है ये है आपका सब्जेक्ट, और अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो रिएक्शन की वर्ब आर नहीं हो सकती। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप ब्रेक करोगे, नहीं तो आप इसको रिमार्क्स की वर्ब समझ लोगे। भाई रिएक्शन है टू दीज रिमार्क्स, टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिमार्क्स नाम का नाउन। ये नाउन ऑलरेडी किसी का चेला बन चुका है, टू प्रेपोजिशन से जुड़ चुका है। ये एक्चुअल में रिएक्शन की वर्ब है आर, जो कि नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन सिंगुलर है, वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। ठीक है। द रिएक्शन इज नॉट ओनली अ साइन। देखो अ साइन लिखा है, रिएक्शन सिंगुलर है, इसलिए रिएक्शन को सिर्फ एक ही साइन बताया है। आगे बट के बाद में भी आप इसकी दूसरी वर्ब देख रहे हैं जो कि हाईलाइट्स लिखी हुई है, अगेन ये भी सिंगुलर है। तो ये सब चीज़ें इशारा कर रही हैं कि इस आर को इज में बदल दिया जाना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? आप ये भी तो बोल सकते हो सर इसको रिएक्शंस बना दो, आर से सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन रिएक्शंस के लिए मैं अ साइन नहीं लिख पाऊंगा और रिएक्शंस के लिए मैं हाईलाइट्स नहीं लिख पाऊंगा, तो मुझे इसको भी बदलना पड़ेगा, इसको भी बदलना पड़ेगा। तो इतना पंगा मैं क्यों लूँ सेंटेंस से? मैं सीधे ही आर को इसमें चेंज कर देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये सबसे कॉमन वाली है जो आपने पकड़ ली होगी। अब आओ इसके एक लेवल ऊपर, साइड में ले जाना पड़ेगा आपको। देखिए इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जिनको बोलते हैं WH वर्ड्स। व्हेन यानी कहाँ, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, वाई यानी क्यों, व्हाट मैंने क्या, हु मतलब कौन, विच का मतलब ये होता है क्या, क्या या कौन। हाउ जो है ना, हाउ ये WH वर्ड कहलाता है, हालांकि ये WH से शुरू नहीं होता। हाउ का मतलब होता है कैसे। तो कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे जो हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इन सभी वर्ड्स को WH वर्ड्स बोला जाता है। इनका काम क्या होता है? इनका प्राइमरी काम होता है किसी चीज़ के सवाल को एक्सप्रेस करना। कौन, किसने मर्डर किया, कौन वहाँ है, ये काम कैसे हुआ, कब तुम आओगे, कहाँ तुम जा रहे हो। WH वर्ड्स अगर स्टार्ट में आ जाएं किसी सेंटेंस के या क्लोज के, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, सवाल पूछने वाला होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन इनकी खासियत है, जब ये क्वेश्चन मार्क बनाते हैं यानी सवाल पूछते हैं, तो ये सेंटेंस में इन्वर्जन कर देते हैं। इंग्लिश में हर वो सेंटेंस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, वो सवाल पूछेगा और सेंटेंस में इन्वर्जन करेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेगा। जैसे हाउ डज शी मैनेज टू स्टे सो काम। हाउ कहाँ है? बिल्कुल शुरू में आया, WH वर्ड है, सवाल पूछा गया है। कैसे वो मैनेज करती है काम बने रहना, इतना शांत बने रहना, स्टे सो काम करना, सवाल पूछा गया है ना। तो हाउ के शुरू में आने और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाने से
हेल्पिंग वर्ब यानी डज को आपने सब्जेक्ट से पहले रखा और मेन वर्ब यानी मैनेज को सब्जेक्ट के बाद रखा। तो ये काम करते हैं इन्वर्जन करने का। लेकिन इनकी एक और बुराई है। बुराई ये है कि कभी कभी ये सेंटेंस के शुरुआत में नहीं सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। एट द स्टार्ट ऑफ ना लिख करके मैं लिखता हूं इन द मिड ऑफ अ क्लॉज। जब ये सेंटेंस के बीच में आएंगे ना भाई साहब, तब ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस में कोई सवाल नहीं पूछा गया होगा। इनको बोलते हैं उस केस में रिलेटिव एडवर्ब्स, और ये उस केस में इन्वर्जन नहीं करते हैं। आपको सेकंड वाले केस पे खास ध्यान देना है जब ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हो। जैसे कि इस केस को देखें, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ डज शी मैनेज टू स्टे सो काम। मुझे समझ में नहीं आता है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे वो मैनेज कर लेती है स्टे करना या बने रहना इतना काम। देखो यहां पे कोई सवाल नहीं पूछा हुआ है, मैं कह रहा मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो इतना काम कैसे रह लेती है। फर्स्ट केस में सवाल पूछा गया था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क था। सेकंड केस में सवाल नहीं पूछा गया, ये एक स्टेटमेंट है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। लास्ट में सवाल ना पूछने की वजह से क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। अगर ऐसा है और हाउ की पोजीशन सेंटेंस के बिल्कुल बीच में आ रही है, तो फिर सेकंड वाला केस अप्लाई होगा। इस केस में सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, इन्वर्जन नहीं करना है। तो यहाँ पे हाउ डज शी नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा हाउ शी मैनेजेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सवाल ना पूछा गया हो, नॉट ना लगाया गया हो, तो हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से जोड़ दिया जाता है। पता होगा ना आपको। आई प्ले द सॉन्ग, आई डज नॉट प्ले द सॉन्ग। डज तब लगाना है जब नॉट आ जाए या सवाल पूछा हो। तो सवाल पूछा नहीं हुआ, नॉट लगा नहीं हुआ, तो डज को हटा देंगे और वर्ब से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हाउ शी मैनेजेस टू स्टे सो काम। तो ये है ब्यूटी इस कॉन्सेप्ट की। हाउ यहाँ भी आ रहा है, हाउ यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पे इन्वर्जन करेगा, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। विच बुक शुड आई रीड फर्स्ट, मुझे कौन सी बुक पहले पढ़नी चाहिए। विच से सेंटेंस शुरू हुआ, शुड को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, ही टोल्ड मी विच बुक शुड आई रीड फर्स्ट। उसने मुझे बताया कि मुझे कौन सी बुक पहले पढ़नी चाहिए। बता चुका है मुझे वो, मैंने सवाल नहीं पूछा। सवाल तो यहाँ पूछा था। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, विच को बीच में लगाया गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो पंगे नहीं लेने हैं। विच बुक शुड आई रीड को क्या लिखेंगे, विच बुक आई शुड रीड फर्स्ट। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लाना है, सब्जेक्ट के बाद लाओ। आई शुड रीड फर्स्ट आपको लिखना चाहिए। चलिए कॉन्सेप्ट सीखा है तो लास्ट वाला खुद से ट्राई दो। वीडियो को पॉज करो। नो वन नोस व्हाई डिड ही लीव अर्ली। कोई नहीं जानता है कि वो पहले क्यों निकल गया, जल्दी क्यों निकल गया। ठीक है, सब लोग ट्राई देना कमेंट्स में। मुझे भरोसा है सही लिखोगे आंसर, गलत नहीं करोगे। फिर भी आपको फीडबैक कमेंट्स में दिया जाएगा। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए इस सेंटेंस में आप एरर को देख पाएंगे। एरर है यहाँ पे, ये चीज़ हाईलाइट करती है कि कैसे ऐसी इंटॉलरेंस एस्केलेट हो सकती है बियॉन्ड पुलिस केसेस के। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, हाउ का इस्तेमाल मिड में किया गया है, तो यहाँ पे कैन यानी हेल्पिंग वर्ब इंटॉलरेंस नाम के सब्जेक्ट के बाद में आएगी। तो हाउ सच इंटॉलरेंस कैन एस्केलेट बियॉन्ड पुलिस केसेस। क्लियर है मामला। तो ये थी अच्छे वाले नंबर की एरर नंबर 1। 2 नंबर मान लो, 1 नंबर तो ये थी ऊपर है ना, आर का आपने इस बनाया। अब एक और एरर दिखाएं आपको इससे भी अच्छी। चल, तीसरी एरर है जी कोर रिलेटिव कंजंक्शंस की, और ये तो बहुत आसान है पढ़ना। 6 कंजंक्शंस है आपके सामने, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, रादर देन, एज। इन सब की कहानी ये है कि ये साथ में आती हैं जोड़े में, लेकिन दिक्कत ये है कि ये एक ही तरह के वर्ड्स को मिलाएंगी। चाहे तो ये 2 नाउन्स को मिला दें, चाहे 2 एडजेक्टिव्स को मिला दें, चाहे 2 एडवर्ब्स मिला दें, चाहे 2 वर्ब्स मिला दें, चाहे 2 क्लोज मिला दें। आपको छोटी सी हिंट ये पकड़नी है, ये जोड़ों में से कोई भी जोड़ा आपको दिख जाए तो आपको बाद वाली कंजंक्शन देखनी है वो किसको मिला रही है। पहले वाली कंजंक्शन को भी उसी टाइप के वर्ड से ऐड कर देना है। फॉर्मूला समझाया, अब आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। यू कैन
आइदर स्टे एट होम और कम विद अस। आप आइदर मतलब आप या तो घर पे रह सकते हैं या फिर और हमारे साथ आ सकते हैं। इधर और का मतलब होता है या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये करो और ना ही ये करो। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। बोथ एंड का मतलब है ये दोनों ही। रादर देन का मतलब है बजाय इसके मैं ये करूँगा, रादर देन दिस, है ना। एज जो है सिमिली होती है, इससे आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। सब दिखा दूंगा मैं अभी। सेंटेंस बिल्कुल सही है, हिंदी में बोल के देखो। आप या तो रह सकते हैं घर पे या फिर आ सकते हैं हमारे साथ। और के बाद में क्या लगा रखा है आपने, वर्ब को लगा रखा है। या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ आ सकते हैं। हिंदी में भी वर्ब आ रही है, इंग्लिश में भी कम नाम की वर्ब आ रही है और के बाद। तो ईदर के बाद में भी वर्ब आनी चाहिए, जो कि आ भी रही है। यू कैन ईदर स्टे एट होम। स्टे भी एक वर्ब है, कम भी एक वर्ब है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, मीनिंग वही है। आप या तो घर पे रह सकते हैं या हमारे साथ आ सकते हैं। हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत है। और के बाद में वर्ब आ रही है, तो भाई साहब ईदर के बाद में एट होम नाम का ये प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है। हिंदी बोल के देखो ना, आप या तो रह सकते हैं घर पे और या फिर आ सकते हैं हमारे साथ। तो रहने से पहले लिखा है आपने या तो इसलिए ईदर को भी रहने से यानी स्टे से पहले आपको प्लेस करना है। ये एट होम से पहले प्लेस किया है आपने, पोजीशन गलत बनाई है। तीसरा सेंटेंस देखो, यू कैन ईदर स्टे एट योर होम और एट आवर ऑफिस। आप रह सकते हैं या तो अपने घर पे या हमारे ऑफिस में। जहां रहना चाहो आप रह जाओ, या तो अपने घर या हमारे ऑफिस। अब या तो की क्या है प्लेसमेंट, या तो अपने घर पे, तो ईदर को या तो अपने घर पे पहले यानी यहाँ पे आपको लगाना होगा। और के बाद में भी तो जगह का प्लेस का आ रहा है ना भाई, या तो ऑफिस में रह सकते हैं या फिर घर पे रह सकते हैं। तो एट और ऑफिस से और जुड़ा हुआ है, तो ईदर से जुड़ना चाहिए एट योर होम। और स्टे नाम की वर्ब जो है बाहर आ जानी चाहिए। तो ईदर को मैंने स्टे से पहले लगाया, गलत है, स्टे के बाद में मुझे रखना है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर। वो उतनी ही लंबी है जितनी कि उसकी बहन है। एज टॉल एज एक सिमिली है, अगेन काम क्या करती है, को रिलेटिव कंजंक्शन का। शी इज एक क्लोज को हर सिस्टर नाम के नाउन से जोड़ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको लिखना चाहिए शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर इज। यहाँ पे भी एक वर्ब आनी चाहिए हर सिस्टर के साथ में, जैसे आपने शी के साथ में लगाई है। ठीक है, एज टॉल एज बीच में आई, दोनों सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज को इसने मिला दिया। चलो अब आ जाओ नॉट ओनली बट ऑल्सो पे, जो सबसे टेढ़ा है जिसको यूज करना। शी वॉन्ट्स नॉट ओनली टू ट्रेवल बट ऑल्सो टू स्टडी अब्रॉड। वो ना केवल चाहती है ट्रेवल करना बल्कि स्टडी करना भी अब्रॉड में यानी देश के बाहर। क्या दो काम चाहती है, ना केवल ट्रेवल करना बल्कि स्टडी करना भी। तो बट ऑल्सो के बाद में टू स्टडी नाम का इन्फिनेटिव आया, नॉट ओनली के बाद में टू ट्रेवल नाम का इन्फिनेटिव आया। दोनों बातें एक दूसरे से मैच हो रही हैं, लेकिन अगला सेंटेंस गलत है। वो ना केवल चाहती है ट्रेवल करना बल्कि स्टडी करना अब्रॉड। हिंदी में ठीक लग रहा होगा, इंग्लिश में गलत है। बल्कि स्टडी करना, बल्कि के बाद में एक वर्ब है, इन्फिनेटिव है, तो नॉट ओनली के बाद में भी टू ट्रेवल का इन्फिनेटिव होना चाहिए। वो चाहती है ना केवल ट्रैवल करना बल्कि स्टडी करना। तो ये नॉट ओनली की पोजीशन वॉन्ट्स के बाद होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए इस तरीके से। ही राइट्स नॉट ओनली नॉवेल्स बट ऑल्सो डायरेक्ट फिल्म्स। वो लिखता है ना केवल नॉवेल्स बल्कि साथ ही साथ डायरेक्ट करता है फिल्म्स को। अरे भाई, साथ ही साथ के साथ में बल्कि के साथ में वर्ब आ गई डायरेक्ट्स, तो नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब आनी चाहिए राइट्स। ना केवल फिल्में लिखता है, नॉवेल्स लिखता है, बल्कि फिल्म्स को भी डायरेक्ट करता है। अगर यही फॉर्मूला यूज़ किया होता तो यहाँ पे जो गलती हुई है ये आप पहचान लेते। ये नॉट मेयरली और नॉट ओनली एक ही बात है। नॉट मेयरली, नॉट ओनली, नॉट जस्ट सेम थिंग्स हैं। तो नॉट मेयरली के बाद में क्या लगा रखा है, असाइन नाम का नाउन लगा रखा है। और यहाँ पे बट जिसके बाद में ऑल्सो लिखो या मत लिखो एक ही बात है, ओमिट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, इसके बाद में वर्ब लगा रखी है। तो क्या करूँ, इस नॉट मेयरली को भी वर्ब से पहले रखना होगा, जैसे बट ऑल्सो वर्ब से पहले रखा हुआ है।
तो एकनाथ शिंदे नॉट मेरली आर अ साइन, आर का तो इज बना चुके हम, नॉट मेरली इज अ साइन ऑफ राइजिंग इंटॉलरेंस बट ऑल्सो हाईलाइट्स, ठीक है ना, आगे पूरा सेंटेंस वैसा। हाउ के बाद में इस कैन को हम हटा करके इंटॉलरेंस के बाद ऑलरेडी रख चुके हैं इन्वर्जन को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाला एरर अच्छे लेवल का। चलो एक सेंटेंस लास्ट वाला खुद से ट्राई दे लो भाई। शी नॉट ओनली स्पीक्स फ्लुएंटली बट ऑल्सो कॉन्फिडेंटली, ना केवल वो फ्लुएंटली बोलती है, साफ बोलती है, बल्कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, आत्मविश्वास के साथ बोलती है। पोजीशन देख लेना, नॉट ओनली बट ऑल्सो को सही तरीके से आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़े, और कोई इसमें एरर मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है बाकी सब। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, आराम से इसको पढ़ लो, एक रीडिंग दो। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं। ओनली बाय कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी could not be able to find a replacement for its outgoing leader, one can not only see the internal divisions within the party, but also the hands full of challenges posed by the severe ethnic divide in the state. पढ़ने का तरीका क्या है, ये तो आपने पढ़ा है, मीनिंग निकालने का तरीका क्या है। आपको हर कुछ वर्ड्स के बाद में रुक जाना है जहां एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही हो। जैसे ही मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं, पढ़ने की कोशिश करो। कह रहा है जी ओनली बाय, महज ऐसा करके, ओनली मतलब महज, बाय प्लस में वर्ब की एनजी फॉर्म मतलब ऐसा करके। तो महज कंसीडर करके, इस फैक्ट को मान करके, इस तथ्य को। और क्या फैक्ट है कि जो रूल करती हुई भारतीय जनता पार्टी है, जो कुर्सी पे बैठी हुई ये सरकार है, ये एबल नहीं हो सकी, सक्षम ही नहीं हो पाई फाइंड करने में एक रिप्लेसमेंट को। रिप्लेसमेंट होता है किसी की जगह दूसरे को लाना, पहले को रिप्लेस करके दूसरे को बैठाना। कह रहा है जी सिर्फ कंसीडर अगर आप करें ना, इस तथ्य को समझ लें कि बीजेपी नाम की पार्टी जो सत्ता में बैठी है, वो ये काम ही नहीं कर पाई कि वो एक रिप्लेसमेंट को फाइंड करे। और रिप्लेसमेंट किसके लिए फाइंड करनी है? अपने उस लीडर के लिए जो आउट गोइंग है, जिसको कुर्सी से हटाया जा रहा है। इनकमिंग यानी जो आ रहा हो, आउट गोइंग यानी जा सरकार से बाहर निकल रहा हो। कह रहा है महज ऐसा कंसीडर करोगे ना इस फैक्ट को, तभी वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है कोई भी इंसान, ठीक है। इसको एनीबडी है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं, एनीवन। कह रहा है जी कोई भी आदमी कर सकता है, ना केवल देखने का काम, नॉट ओनली सी, अंदर की डिविजन्स को, अंदर इंटरनल पड़ी हुई फूट को, पार्टी के विद इन यानी पार्टी के अंदर। तो कोई भी आदमी इस चीज़ को देख करके ना केवल पार्टी के अंदर की फूट देख सकता है, अगेन साथ ही साथ बट ऑल्सो वो देख सकता है हैंड्स फुल यानी कई मुट्ठी भर चैलेंजेस को या चुनौतियों को, जो पोज्ड बाय हैं, जो खड़े किए गए हैं बहुत ही खराब जातीय फूट की वजह से या डिवाइड की वजह से इस स्टेट में, मणिपुर में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन बहुत आसान है। मतलब अगर आप इस फैक्ट को समझ लेना कि बीजेपी एक लीडर को हटा रही है, लेकिन उसकी जगह दूसरा ला नहीं पा रही, दूसरा कोई लीडर इनको मिला ही नहीं जो इस मामले को संभाल सके। तो कह रहा है अगर आप इस फैक्ट को समझें, तभी आप इस दो चीज़ों को देख पाएंगे कि ना केवल आप देख पाएंगे अंदर पड़ती हुई फूट को पार्टी के, बल्कि आप उन चैलेंजेस को भी देख पाएंगे, चुनौतियों को, हैंड्सफुल ऑफ चैलेंजेस, हैंड्सफुल यानी कई मुट्ठी भर, जो पोज्ड हैं, खड़े हैं इस बहुत ख़राब डिवाइड की वजह से या झगड़े या फूट की वजह से, जातीय हिंसा की इस स्टेट में। चल पहले तो वो एरर निकालेंगे जो आप पहले सीख चुके हो लास्ट वाले में। कौन सी वाली? अरे भाई साहब, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद में रखा हुआ है नाउन, नॉट ओनली के बाद में रखी हुई है वर्ब, सिंपल फॉर्मूला बताया हुआ है। बट ऑल्सो के बाद वाली जो चीज़ है वही नॉट ओनली के बाद में आनी चाहिए, यानी दो बराबर की चीज़ों को मिलाने का काम करती हैं ये कंजंक्शंस। तो नॉट ओनली सी जो आप देख रहे हैं, सी के बाद में आपको डिविजन्स नाम का नाउन दिख रहा है, तो क्या करना है, इस सी को उठा के नॉट ओनली से पहले रख दें। तो वन कैन सी नॉट ओनली द डिविजन्स बट ऑल्सो द हैंड्स फुल ऑफ चैलेंजेस। तो ये जो आपने सीखा था वही तो अप्लाई करना था। हो गई एरर पहली वाली सही आपकी, फॉर्मूला बताया आपको मैथ्स का। अब आ जाओ सेकंड नंबर की, बहुत आसान है ये भी। आपको पता होगा
कि इंग्लिश में कैन और कुड से आप अपनी एबिलिटी को बता सकते हैं कि मैं कौन सा काम कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन रन 5 माइल्स, मैं 5 मील दौड़ सकता हूँ। ठीक है ना। और यही काम अंग्रेजी में इज, एम, आर, वॉज वर्ग के साथ में एबल नाम के वर्ड से किया जाता है। आई एम एबल टू रन 5 माइल्स, मैं 5 मील भागने में सक्षम हूँ। समझ पा रहे हो, दोनों का काम मतलब एक ही है, दोनों से आप एबिलिटी या एग्जीक्यूशन बताते हो। चाहे तो कैन या कुड लगाओ, कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में, और साथ में बेस फॉर्म लगा दो, या फिर इज, एम, आर, वॉज वर, बी फैमिली की कोई भी वर्ब इज, एम, आर, वॉज वर के बाद में आप एबल लगा करके इन्फिनेटिव लगाओ। जैसे कबीर कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस विद ईज, कबीर सवालों के जवाब दे सकता है, आंसर कर सकता है इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से या विद ईज। तो कैन के साथ में बेस फॉर्म लगा दिया आपने, कैन आंसर, एबिलिटी को बताया। अब दूसरा सेंटेंस देखो, कबीर इज एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस विद ईज, कबीर सक्षम है आंसर करने में इन सभी सवालों का आसानी से। इज के साथ में आपने एबल टू लगाया, कबीर के लिए इज लगा, कोई और होता प्लूरल तो वॉज लगा, जो आर लगा देते, पास्ट में होता तो वॉज लगाते, वर लगाते, जो भी आपको सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चूज करना है। ये भी बता रहा है कबीर की एबिलिटी को। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है जी जब दोनों मिक्स करके मैच करके आप जोड़ देते हो। कबीर कैन बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस विद ईज, कैन भी लगा दिया, बी एबल टू भी लगा दिया, दोनों को साथ में नहीं लगाना है, दोनों में से एक का इस्तेमाल करो। ठीक है, कैन आंसर लिखो या इज एबल टू आंसर लिखो। कैन बी एबल टू आंसर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अंग्रेजी में इसको अवॉइड किया जाता है। समीरा कुड नॉट बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, समीरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो या तो लिखो कुड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है, बी एबल टू निकाल दो, या फिर लिखो वॉज, समीरा कुड है तो पास्ट की बात होगी, वॉज आ जाएगा समीरा के लिए, तो वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। दोनों में से जो लगाना लगा लो, ठीक है ना। या तो कुड बी को निकाल दो, वॉज नॉट एबल टू लिख दो, या फिर ठीक है ना कुड नॉट जो है प्रिपेयर लिख दो, जो है बी एबल टू को यहाँ से माइनस करके। स्ट्रक्चर देख लेना, कुड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, एबल के साथ में वर्ब का टू इन्फिनेटिव आता है। अगर इस फॉर्मूला पे चलें तो सीधे सीधे आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। बीजेपी कुड नॉट बी एबल टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट, जो कि गलत है। आप लिखें बीजेपी कुड नॉट फाइंड अ रिप्लेसमेंट, ठीक है। या फिर बी एबल टू को यूज कर लें, कुड को निकाल दें, कुड की जगह पे वॉज लगा दें बीजेपी के लिए, बी को निकाल दें, बीजेपी वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट। दोनों सही हैं, जो लगाना चाहो आप लगा सकते हैं। एरर नंबर 2। चलो अब एरर नंबर 3 लास्ट है, ये तो बिल्कुल नहीं है आपके लिए। देखिए ओनली बाय, ओनली देन, ओनली दिस वे, ओनली वंस, ओनली विद, ओनली लेटर। ओनली बाय मतलब सिर्फ ऐसा करके, ओनली देन यानी सिर्फ तभी, ओनली दिस वे यानी सिर्फ इसी तरीके से, ओनली वंस यानी सिर्फ एक बार, ओनली विद मतलब सिर्फ इस चीज़ के साथ, ओनली लेटर यानी सिर्फ इस घटना के बाद। जब भी ये आपको क्लोज मिल जाए, किसी भी क्लोज की शुरुआत में ये एडवर्ब्स मिल जाएं, तो याद रखें जो भी क्लोज इनके बाद में आएगा, इनके साथ में कोई क्लोज आए तो ठीक है, उसको नहीं छेड़ना है, लेकिन कॉमा लग करके जो बाद में क्लोज आएगा वो इन्वर्टेड होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। जब भी आपको ओनली नाम की एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में दिख जाए तो याद रखना जो लास्ट वाला क्लोज है, सेकंड क्लोज है, उसमें आपको इन्वर्जन कर देना है। क्लोज 1 जो है उसमें अगर मान लो 2 क्लोज आए हो तो दूसरे में करना है, क्लोज 1 में नहीं करना है। अगर आए ही एक क्लोज हो, एक ही सब्जेक्ट वर्ब दिया हो तो फिर उसको कर देना है, ठीक है ना, बाद वाले को करना है। चलो मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। महज कंसीडर करके इस फैक्ट को कि बीजेपी ने रूल किया या रूलिंग बीजेपी जो है एबल नहीं थी फाइंड करने में एक रिप्लेसमेंट को। फैक्ट क्या है? ये पूरी बात फैक्ट है, ठीक है। कह रहे जी महज ऐसा करके ही, महज ऐसा हो करके ही कोई भी आदमी जो है ना वो देख पाएगा इंटरनल डिविजन्स को, महज ऐसा करके ही ऐसा हो पाएगा। तो ये वाला वो क्लोज है जहां पे आपको इन्वर्जन लाना है, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, इन्वर्जन लाने के लिए कैन को मैं 1 से पहले रख लूँगा। तो मैं लिखूँगा कैन 1 सी, ठीक है। फिर नॉट ओनली की पोजीशन तो सी के बाद में ही है, पता ही आपको, ऑलरेडी हम इसको सही कर चुके हैं। कैन 1 सी नॉट ओनली द डिविजन्स बट ऑल्सो द हैंड्सफुल ऑफ चैलेंजेस, ठीक है ना। महज जब आप ऐसा करोगे ना तभी आप इस काम को कर पाओगे। जब एक बार ये बात होगी ना फिर ही आप इस काम को कर सकते हो, समझिए। तो बाद वाले क्लोज में जो सीधे इससे कनेक्ट हो रहा हो, जो इसके सीधे कॉन्सिक्वेंसेस को बता रहा हो, उसको आपको इन्वर्जन कर देना है। इन्वर्जन करना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना। तो 1 कैन नॉट ओनली की जगह लिखूंगा कैन 1 सी नॉट ओनली द डिविजन्स, आगे पूरा सेंटेंस रेडी। चलो, थोड़ी एडवांस एरर है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से फॉर्मूला सिखाया है तो फॉर्मूला तो आपको आता ही है, सब मैथ्स के स्टूडेंट्स हो आप। चलो, लास्ट एक छोटी सी एरर छोड़ रहा हूँ मैं, बता ही देता हूँ छोड़ना क्या है इसको। जो भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में फुल आता है और जो नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, दोनों ही केस में, तो उनको आपको प्लूरल बनाने के लिए फुल्स का इस्तेमाल करना होता है, फुल के लास्ट में एस लगाना होता है। जैसे कि स्पून फुल, फुल मतलब भरा हुआ, स्पून यानी चम्मच, स्पून फुल यानी एक चम्मच भर के, ठीक है, एक चम्मच भर। स्पून फुल ऑफ शुगर यानी एक चम्मच भर चीनी। लेकिन मैं कह रहा हूं कई चम्मच भर के, कई सारे चम्मच भर के, तो आपका मन करेगा स्पून फुल लिख देता हूं, स्पून का स्पून हो जाएगा, स्पून फुल हो जाएगा। नहीं, ये स्पून फुल जो वर्ड है ना, ये पूरा एक सिंगल वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, स्पून और फुल से बना हुआ। तो प्लूरल बनाते हुए आपको स्पून फुल्स लिखना है। वैसे ही हैंडफुल, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, बैग फुल यानी बस्ता भर या बैग भर, माउथ फुल यानी इतना कुछ जितना आपके मुंह में आ सके, माउथ फुल ऑफ वाटर, माउथ फुल ऑफ समथिंग जो आपके मुंह में आ सके, ठीक है, एक बार आपके मुंह में आ सके। अगर हैंड फुल का प्लूरल बनाना है तो हैंड फुल्स, बैग फुल्स, माउथ फुल्स, और वैसे ही हैंड्स फुल आपने गलत लिखा है, हैंड फुल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए, लास्ट वाली तो बहुत आसान थी, ये होपफुली याद रहेगी आपको। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने एडिटोरियल क्लासेस ली हैं लास्ट 2 वीक्स में, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एडिटोरियल्स में अच्छे से करवाए गए थे। रैप अप करूंगा क्लास को फटाफट से, लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं। जो भी आपने आज सीखा सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन पे अप्लाई होंगे। इसमें कुड बी एबल टू भी आ गया, स्पून फुल्स भी आ गया, नीदर नॉर भी आ गया, वाई नाम की रिलेटिव एडवर्ब भी आ गई, ओनली विद से मैंने शुरू भी कर दिया, सब कुछ मिलेगा। चारों पांचों एरर्स को ढूंढो, सही करके कमेंट्स में डालना। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, मेरे आंसर से अपने को मैच करना, ठीक है। अब अपना डालो, मैं मेरा डालता हूँ, देखें आप कितने आंसर्स को, कितने एरर्स को पकड़ पाए। चलिए, कल आपसे होगी मंडे की क्लास में मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।